साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा, इंजेक्शन क्लोरामफेनिकोल सोडियम सक्सिनेट के बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। इंजेक्शन क्लोरामफेनिकोल बहुत ही महत्वपूर्ण सी दवा होती है। शेड्यूल एच की ये ड्रग है जिसका उपयोग केवल रजिस्टर्ड वेटनेरियन के द्वारा ही करना चाहिए। मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जिनको इस दवा के बारे में जानकारी नहीं होती है और मैक्सिमम लोगों ने इसका उपयोग भी नहीं किया होता है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लोरामफेनिकोल से जुड़ी जो सामान्य जानकारी है वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाले उपयोगी ज्ञानवर्धक एवं ऑथेंटिक जानकारी वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रखा है मैंने, वहाँ पर आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं इंजेक्शन क्लोरामफेनिकोल के बारे में, या बोल सकते हैं इंजेक्शन लाइकासेटिन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन किस प्रकार की दवा होती है। तो एंटीबायोटिक दवा होती है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप की एंटीबायोटिक होती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की इसकी बात करें तो जो बैक्टीरिया होता है उसके 50S राइबोसोम को ये खत्म करती है, जिसकी वजह से उसका प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ बॉडी के अंदर रुक जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है या उसके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स बॉडी पे आते हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप की ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवा होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे अपन कर सकते हैं। तो इसका उपयोग किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसका उपयोग किया जा सकता है। उसके अलावा माइकोप्लाज्मल इन्फेक्शन में भी ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। उसके अलावा रिकेट्सियल इन्फेक्शन हो या क्लेमाइडियल इन्फेक्शन हो, वहाँ भी इसका उपयोग बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होता है। उसके अलावा दोस्तों किसी भी प्रकार के फंगल इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग करना चाहिए, वहाँ भी ये बहुत ही शानदार रिजल्ट अपने को देती है। तो दोस्तों बात करें अब, ये जो दवा होती है वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है यानी ब्रेन से रिलेटेड जो इन्फ्लामेशन है वहाँ पे भी इसके उपयोग बहुत ही शानदार परिणाम वाले होते हैं। बॉडी में CSF जो होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है वहाँ पर ये इफेक्टिव होती है। उसके अलावा जॉइंट्स का जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, वहाँ भी इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। उसके अलावा प्लेसेंटा को ये क्रॉस कर लेती है। ब्लड ब्रेन बैरियर यानी BBB को भी ये दवा क्रॉस करती है। आँख के अंदर पाए जाने वाला जो फ्लूइड होता है जिसे अपन एक्वस ह्यूमर बोलते हैं, वहाँ पर भी इसका उपयोग बहुत ही अच्छा परिणाम देता है। वहाँ पे अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। सारी बातों को अगर अपन समराइज करें तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का अगर केस है यानी ब्रेन से रिलेटेड कोई भी इन्फ्लामेशन है, आँख से रिलेटेड कोई इन्फ्लामेशन है या कान से रिलेटेड कोई इन्फ्लामेशन है, ओटाइटिस का किसी भी प्रकार का केस हो, चाहे वो ओटाइटिस इंटरना हो चाहे ओटाइटिस मीडिया हो, वहाँ पे ये एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा परिणाम अपने को देती है। तो इन सब केसेज में अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का उपयोग इन स्थितियों में किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके डोज रेट के बारे में। तो डोज की बात करें तो दोस्तों जो 500 किलोग्राम के जो एनिमल्स होते हैं उनमें अपन ये 3 ग्राम का इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस रूट से अपन लगा सकते हैं। उसके अलावा जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें 100 से 150 mg तक का ही अपने को डोज देना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं इस दवा से संबंधित और भी जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर इस दवा को अपने को नहीं देना चाहिए, क्या क्या सावधानी इसके उपयोग के समय रखनी चाहिए। सबसे पहली सावधानी अपने को रखनी होती है कि जब भी ये इंजेक्शन IV लगाया जाए, इंट्रावीनस रूट से अगर ये इंजेक्शन अपन एनिमल को लगा रहे हैं तो बिल्कुल स्लो IV या स्लो स्पीड से अपने को ये इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर तेज गति से लगा दिया जाएगा तो वहाँ एनिमल का हीमोलाइसिस हो जाएगा और तुरंत ही उसकी डेथ हो जाएगी। उसके अलावा दोस्तों प्रेगनेंसी के केस में इसका इंजेक्शन का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो नियोनेटल्स होते हैं यानी नवजात जो काफ होते हैं, जो किड होते हैं, उनके अंदर इसका उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो स्टेम सेल्स होती है बोन मैरो की, उनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से बोन मैरो डिप्रेशन अपने को देखने को मिलता है। तो नियोनेटल्स यानी नवजात जो होते हैं उनमें भी इसका उपयोग अपने को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा नवजात बच्चों में ये माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम का भी कारण होता है, यानी उनमें जो एब्जॉर्प्शन करने की पावर होती है उनकी GIT में या उनकी आंतों में जो अवशोषण करने की क्षमता होती है उसको भी ये कम करता है, जिसकी वजह से वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो नवजात बच्चों में इसका उपयोग अपने को बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
उसके अलावा दोस्तों बिल्ली के केस में इसका उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। कैट के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि कैट में माइक्रोसोमल जो एंजाइम्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है, वो कम होते हैं, जिसकी वजह से ये क्लोरामफेनिकोल वहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं हो पाता और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों लीवर से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड अगर एनिमल को प्रॉब्लम है ऑलरेडी, तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपने को वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कौन कौन सी दवाएं हैं जिनके साथ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों जो मैक्रोलोइड ड्रग्स होती है जैसे टाइलोसिन है, उसके साथ इसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। उसके अलावा साइक्लोफॉस्फेमाइड है, उसके साथ भी इसका उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार की वैक्सीन अगर अपन एनिमल को दे रहे हैं तो उस केस में इस इंजेक्शन यानी क्लोरामफेनिकोल का उपयोग वैक्सीन के साथ नहीं करना चाहिए। इनका उपयोग करने से बहुत ही नकारात्मक प्रभाव अपने को जानवर के शरीर पे देखने को मिलते हैं। तो ये सारी सावधानियां इस दवा से संबंधित अपने को रखनी होती है। उसके अलावा शेड्यूल एच की ड्रग है, इसलिए केवल रजिस्टर्ड वेटनेरियन के द्वारा ही इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में क्लोरामफेनिकोल से संबंधित जो भी सामान्य जानकारी है वो अपन ने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट आपके मन में रहता है, किसी भी प्रकार की शंका आपको रहती है किसी भी दवा से संबंधित या किसी भी बीमारी से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आपकी शंकाओं, आपके डाउट्स का निस्तारण यहाँ पे निश्चित रूप से किया जाएगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी है, आप वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के डाउट के केस में मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।